हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ वीकली रैप अप। सो आज के दिन हम पूरे का पूरा जो वीक का रैप अप है वो करेंगे। तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जो भी हमने वीक में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कवर करी थी उनको एक जगह कंपाइल करके उनका हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो वीक था आपका, पास्ट वीक था, उसके अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, इंक्लूडिंग कि इंडिया यूएस यहाँ पे ट्रेड डील कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कि आपके बिहार के अंदर में आपका एक SIR चल रहा है, आपका वहां पे वापस से रिव्यू करा जा रहा है पूरे पूरे इलेक्टोरल रोल को, और उसके बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब वहां पे आधार, राशन कार्ड और 2-3 डॉक्यूमेंट्स को भी कंसीडर करने के लिए EC को रिकमेंडेशन दिया गया है। तो उन्हीं सबको हम यहां पे आज पूरा रैप अप कर लेते हैं। ओके, तो पहला न्यूज तो आपका इसी से ही है कि जब सुप्रीम आपका यहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर पे फिंगर्स रेज होने स्टार्ट हुए कि आप यहाँ पे जो ये रोल कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर में बहुत सारे लूप होल्स हो रहे हैं और इस वजह से आपको इसको सही करने की रिक्वायरमेंट है। बट उससे पहले जब हमने वीक इनिशिएट किया था तो हमने यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बारे में डिटेल में समझा था। तो आर्टिकल 324 के अंदर में ECI जो है उसके पास में ये पर्टिकुलर पावर होती है एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हर सेंसस के बाद में आप इस पर्टिकुलर रिवीजन को करिए, बिकॉज हर 10 साल के अंदर में पॉपुलेशन जो होती है उसका माइग्रेशन बहुत होता है, लॉट ऑफ पीपल डाई ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल बिकम 18+, तो उन सबको ऐड करना और जो लोग अब आपके उस पर्टिकुलर रोल में नहीं है उनको डिलीट करना, सो दैट आपका जो इलेक्टोरल रोल है वो अप टू डेट रहे। ये सारा जो काम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना होता है और यहाँ पे जो पर्टिकुलर पावर मिलती है उसको वो मिलती है अंडर आर्टिकल 324। और हमने यहाँ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपके 6 इलेक्शंस कराता है बेसिकली। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा का इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर स्टेट में काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, ये 6 इलेक्शंस करता है। तो इसके जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ये भी आपका कौन प्रिपेयर करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद हमने 326 पढ़ा था कि इंडिया के अंदर में हर कोई सिटीजन जो 18+ है उसके पास में राइट है टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क पढ़ा था हमने रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल्स। यहां पे इफ आई रिमेंबर करेक्टली मैंने आपको बताया था कि 2 आपके RPA एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हैं, एक 1950 का है, एक 51 का है। 51 के अंदर में तो वोटिंग राइट्स इन सब के बारे में बात है, 50 के अंदर में जो आपके इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, इलेक्शन का प्रोसीजर होता है, उन सब के बारे में डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। तो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 के अंदर में यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे कि 16 कहता है कि नॉन सिटीजन्स कैन नॉट बी इनरोल्ड। सेक्शन 19 कहता है मस्ट बी 18+ एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, इसी के ऊपर में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन 20 जो वो क्लैरिफाई करता है कि अगर आपकी किसी रीजन के अंदर में प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर हो, इट डज नॉट मीन आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाओगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप कहीं से टेम्पररी एब्सेंट हो तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी लॉस ऑफ रेसिडेंसी स्टेटस हो जाएगा। तो हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसी को कैसे मानते हैं? तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन जिसका वहां पे परमानेंट या टेम्पररी घर हो, जरूरी नहीं है आपकी ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, हो सकता है आप वहां रेंट पे रह रहे हो। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक टाइम लिमिट से ज्यादा रुकते हो, यूजुअली 5 to 6 years, 8 years, 10 years आप रहते हो, तो आपको वहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है और फिर आपको वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाता है। तो सिमिलरली यहां पर भी सेक्शन 21 के अंदर में इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है कि आप स्पेशल रिवीजन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि रेगुलरली आपके एवरी 5 to 7 years जो पॉपुलेशन का मिक्स है वो चेंज होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे SIR क्यों करेंगे? तो लाइक आई टोल्ड यू कि पिछले 20 साल से नहीं हुआ था, लास्ट जो हुआ था आपका 2003 में हुआ था, यहाँ पे गिवन भी है, लास्ट बिहार में हुआ था 2003 में। अब 25 हो चुका है, तो मोर देन 20 years है पास्ट और उसमें पॉपुलेशन का जो मिक्स है वो बहुत चेंज हो चुका है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम इसका एक प्रॉपर स्पेशल इंटेंसिव यहाँ पे रिविजन करें, सो दैट डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक नेम्स, इन सबको हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब न्यूज में क्यों है, ज्यादा क्यों है ये पर्टिकुलर SIR? एक तो समझिए कि आपके अभी नवंबर में ही बिहार के अंदर में वहां के असेंबली पोल्स हैं, तो so much near to this particular polls, ये एक्सरसाइज करना जो इतने लार्ज स्केल की एक्सरसाइज होती है, पॉलिटिकली चार्ज एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, बिकॉज सब जगह से क्लेम्स आते हैं कि प्रोबेबली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट करने के लिए ये एक्सरसाइज करी जा रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए यू वुड वांट कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस प्रैक्टिस को कुछ साल पहले करे, 1 साल पहले करे, बिकॉज इतना पास करने से उसके क्या है, उसके अगेंस्ट में क्वेश्चंस करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, SIR में क्या
पर्टिकुलर प्रोसीजर दिया गया है। तो अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में बिफोर जनवरी 2003 से है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है। बट अगर आपका पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन है वोटर आईडी में वो जनवरी 2003 के बाद है तो आपसे मांगे जा सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। ओके, अब यहां पे इश्यू क्या आ रहा है कि आप अपना आधार यूज नहीं कर सकते थे, आप अपना यहां पे राशन कार्ड यूज नहीं कर सकते थे। अब इसमें इश्यू क्या है? इसमें इश्यू ये है कि प्राइमरली जो पर्टिकुलर लोग हैं उनके पास में जो आज का प्राइमरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रूफ ऑफ डेथ होता है या आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होता है, वो उनका आधार ही होता है। तो आपने जो मेजर डॉक्यूमेंट है जो पूरी पॉपुलेशन यूज करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, उसको आपने डिसअलाउ कर रखा था। हाउएवर द गुड न्यूज है, जो अभी हम आगे के न्यूज में अपडेट में देखा था हमने, कि अब आपके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप आधार को, राशन कार्ड को और बाकी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको भी कंसिडर करेंगे, तभी आपका ये एसआईआर है जो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो अब ये इश्यू नहीं है। तो प्रोबेबली अब एसआईआर के अंदर में जो बहुत सारे लोग इस लिस्ट में एंटर नहीं हो पाते थे उनको इजीली एंट्रेंस मिल जाएगी, बिकॉज अब उनके ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है इनको भी प्रूफ माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो एक पर्टिकुलर न्यूज आई थी रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी इंडिया के अंदर में, एंड द न्यूज वाज कि सिंस अप्रैल ऑफ 2025 ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये मेंबरलेस है। चेयरपर्सन भी जो है इसके रिटायर हो चुके हैं एंड इट इज टोटली मेंबरलेस बॉडी, यानी कि कोई भी चेयरपर्सन नहीं है और एक भी मेंबर अभी प्रेजेंट नहीं है। तो ये बॉडी जो है ये फुली डिसफंक्शनल हो चुकी है, बिकॉज इसको चलाने के लिए कोई भी जो पर्सनल्स होते हैं उनको यहां पे इलेक्ट ही नहीं करा गया। तो फॉर एग्जांपल कि ये एनसीएम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज क्या है, सो द नेम सजेस्ट ये एक पर्टिकुलर कमीशन है, ये पर्टिकुलर एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। अब अनलाइक योर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉर ओबीसीज, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इसको एक लॉ के अंदर में, स्टैट्यूट के अंदर में क्रिएट करा गया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। ओके, इसके हिसाब से इसके अंदर में 7 मेंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, यानी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, टोटल ऑफ 7 मेंबर्स होने चाहिए, और 1 मेंबर ईच फ्रॉम ईच माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो जितनी भी इंडिया की नोटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटीज उन सबका एक मेंबर होना चाहिए। सो डू यू नो कितनी आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज है? इफ यू नो द आंसर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड इफ यू आर अवेयर, आर्टिकल 30 में हम रिलीजन के बेस पे भी करते हैं माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज और लैंग्वेज के बेसिस पे करते हैं। तो इंडिया के अंदर में लैंग्वेज के बेसिस पे कितनी माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज है, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एनीवे, इसके पावर्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में करता है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह फंक्शन करता है, विच मींस इसके पास में एक्शन लेने की पावर भी है, इसमें इसके पास में ऑर्डर पास करने की भी पावर होती है। तो अभी ये पर्टिकुलर बॉडी है ये विदाउट पर्सनल है, तो इस वजह से ये अभी फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। आगे मूव करते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक सर्कुलर यहाँ पे जारी किया था, जिसके अंदर में दे हैव आस्क्ड ऑल द मजिस्ट्रेट कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने की बात आती है, कोई केस आता है जिसमें उस पर्सन ने कोई स्पीच दी थी या लेट्स से सोशल मीडिया पोस्ट करा था, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं प्रोवाइडेड इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और एक और केस है इमरान प्रजापति वर्सेस इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये 2 पर्टिकुलर केस के गाइडलाइंस को मजिस्ट्रेट्स को फॉलो करना है। इन केस अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट में प्रॉपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है और इसको कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मान सकता है। सो दिस इज द गाइडलाइंस व्हिच हैज बीन गिवन बाय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट टू इट्स पर्टिकुलर लोअर कोर्ट। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये अगर ऑर्डर है तो ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर में वैलिड होगा, बट आई वुड सजेस्ट या वी शुड एक्सपेक्ट कि ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी हैं, दीज आर सपोज टू बी फॉलोड बाय ऑल द मजिस्ट्रेट इन इंडिया। तो ऑल्दो सिर्फ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, बट इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। तो जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर अरनेश कुमार का अगर आप जजमेंट देखते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है आपके लिए, इसमें आपके क्लैट के अंदर में पहले क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक 22 का जो क्लैट पेपर था उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था।
ओके और इसके अंदर में ये बोला गया कि अगर पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है किसी क्राइम के लिए तो उसमें यू कैन नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट, विच मींस कि आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो मजिस्ट्रेट है उसको भी यहां पे जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। दे हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। तो इसी पर्टिकुलर आइडिया के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि यहां पे किसी पर्सन को आपको जेल देनी चाहिए या बेल करनी चाहिए। तो जुडिशियल ड्यूटी क्या है मजिस्ट्रेट की कि वो अपना जुडिशियल माइंड यहां पे अप्लाई करे। ओके फिर इमरान प्रतापगढ़ी का केस आता है। वेरी रिसेंट केस है आपका गुजरात का। इमरान प्रतापगढ़ी जो है ये एक पॉलिटिकल लीडर है और इनके अगेंस्ट में भी इसी तरीके से एफआईआर फाइल करी गई थी जिस बेसिस पे इनको यहां पे जेल भी कर दिया गया था। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि जब भी कोई ऐसी एफआईआर है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो यहां पे एफआईआर फाइल करने से पहले पुलिस इज सपोज टू डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर अरेस्ट से पहले यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम नॉट लोअर देन डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी जिसे हम बोलते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मिनिमम इस लेवल के ऑफिसर या इससे हायर लेवल के ऑफिसर से आपको यहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो। और ये जो पर्टिकुलर इंक्वायरी है ये 14 डेज में कंप्लीट करनी है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैन नॉट टेक मोर देन 14 डेज। ओके तो यहां पे ये दो पर्टिकुलर आपके जजमेंट्स थे जिस बेसिस पे ये लीगल प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये आपके लीगल रीजनिंग के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड और यहाँ पे दिस ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि हाउ इंपॉर्टेंट आर इनविजिबल ट्रेड इज। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन, इफ यू रिमेंबर उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था कि ट्रेड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल ट्रेड क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, ये पेन बेच रहा हूँ, तो इट इज विजिबल टू यू। तो जो गुड्स ट्रेड होती है उसको विजिबल ट्रेड कहा जाता है और जहां पे सर्विसेज इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसको इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है। बिकॉज जब मैं सर्विसेज देता हूं तो सर्विसेज जो होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं सामने। ऑब्वियसली जो सर्विस करी जा रही है आप देख सकते हो कि कोई किसी को यहां पे सॉफ्टवेयर सेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में दैट इज नॉट विजिबल कि ये हो कैसे रहा है। तो उन सबको हम इनविजिबल ट्रेड का पार्ट मानते हैं। तो यहां पे जो ये न्यूज थी इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अस, शोज अस विद डेटा कि इंडिया की जो इनविजिबल ट्रेड है वो इंक्रीज होती जा रही है इवन कंपेयर टू गुड्स एक्सपोर्ट। कभी किसी टाइम पे सर्विसेज वाज इंपॉर्टेंट बट गुड्स ट्रेड ज्यादा होती थी, बट अब आपकी इनविजिबल ट्रेड ज्यादा होती है। इनविजिबल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो सर्विस एक्सपोर्ट 387 बिलियन का है जिसमें सॉफ्टवेयर को हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस बेसिकली कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये किसी फॉरेन कंपनी को सॉफ्टवेयर सर्विस या बीपीओ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड इज बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, इसमें हम $118 बिलियन का कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में जैसे एयरटेल जो है, एयरटेल अफ्रीका के अंदर में एक बहुत बड़ा टेलीकॉम प्लेयर है। सो यू वुड इफ यू गो टू अ कंट्री लाइक तंजानिया या नामीबिया या आपका कीनिया, देयर यू वुड सी दैट एयरटेल इज द बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर देयर। और ये सब $118 बिलियन यहां पे आपको भेजते हैं। प्राइवेट रेमिटेंसेस की बात करी जाए, प्राइवेट रेमिटेंसेस बेसिकली कि जो इंडियन नेशनल्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर में जॉब करते हैं और वो अपना पैसा यहां पे भेजते हैं, तो वो सब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज अमाउंट एंड इट इज अराउंड $135.4 बिलियन। ओके अगर हम यहां पे बात करें गुड्स ट्रेड की, मर्चेंडाइज और गुड्स और विजिबल ट्रेड एक ही बात होती है। तो यहां पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लेट्स से ऐसे समझिए कि इंपोर्ट मैं कर रहा हूं 200 रुपए का और एक्सपोर्ट में कर रहा हूं सिर्फ 100 रुपीज का, यानी कि जो मैं 200 रुपए का इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे और एक्सपोर्ट से मैं कमा सिर्फ 100 रुपए रहा हूं, यानी 100 रुपीज का मेरे यहां डेफिसिट हो गया। तो सिमिलरली यहां डेफिसिट क्या है? $147.6 बिलियन का था 2013-14 में, जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में डबल हो चुका है, 100 प्लस हो चुका है और $287.2 बिलियन करीब करीब आपका हो चुका है। करीब करीब आप इसे डबल ही कह सकते हैं। तो यू कैन सी हियर कि हमारा जो ट्रेड का या विजिबल ट्रेड का वो डेफिसिट है, सर्विसेज का हमारा यहाँ पे आपका बेसिकली सरप्लस है। तो जैसे देखिए इनविजिबल सरप्लस क्या है? मतलब मेरे जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है दैट इज मोर देन माय इंपोर्ट, तो इस वजह से मेरा नेट इनविजिबल सरप्लस हो जाता है $263.8 बिलियन। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस हाई सरप्लस कि जब मैं इसको और इस ट्रेड डेफिसिट को, इन दोनों को ऐड करता हूं, तो बिकॉज ये ट्रेड डेफिसिट मेरे इनविजिबल से ज्यादा है, बट कितना अमाउंट बच जाता है? बस $23.4 बिलियन। तो जब मैं टोटल मेरा
पर्टिकुलर ट्रेड देखता हूं गुड्स और सर्विसेज के अंदर में, तो मेरे पास डेफिसिट तो होता है, बट बिकॉज ऑफ माय इनविजिबल सरप्लस मेरा जो डेफिसिट है इट इज ओनली $23.4 बिलियन, विच इज नॉट दैट हार्ड टू मैनेज, एंड विद टाइम हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इट इज गुड दैट वी हैव इनविजिबल सरप्लस एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज आवर इनविजिबल एक्सपोर्ट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू डू समथिंग हियर ऑल्सो। ये ट्रेड वाला जो गुड्स का डेफिसिट है इसे हमें कम करना पड़ेगा, which means we have to increase our exports of goods and at the same time we have to decrease our imports of goods also। तो जहां पे भी हम कम कर सकते हैं, जहां पे इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो वहां पे हम उसको इंपोर्ट करें, यहां पे खुद प्रोडक्शन इंक्रीज करें और जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट पे आते हैं। सो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज बिकॉज आई एम अ क्रिकेट फैन, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि एगबैक्सटन करके जो आपका क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें आज तक किसी भी एशियन टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट एशियन टीम जिसने यहाँ पे इंग्लैंड को 336 रन से हराया था। अब ये जो 336 रन का जो विनिंग मार्जिन है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इंडियाज हाईएस्ट एवर विन बाय रन्स मार्जिन। तो इस वजह से भी ये पर्टिकुलर हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स भी हमने करे थे कि ये इंडिया इज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री जो 60+ वेन्यूज पे, डिफरेंट 60+ वेन्यूज पे जिसने कोई टेस्ट मैच जीता हो, तो ये भी हाईएस्ट है किसी भी नेशंस के बीच में। आगे चलते हैं। वी ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग ब्रिक्स की 2025 समिट हुई थी, ब्रिक्स डिक्लेरेशन उससे निकल के आया इस बार का। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 25 के प्रेसिडेंट इज बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, लूला डा सिल्वा इज द प्रेसिडेंट, हो सिटी रियो डी जेनेरियो थी आपकी, कंट्री इज ब्राजील, और यहाँ पे ये 17th ब्रिक्स समिट थी। इफ यू नो, मैंने आपसे पूछा भी था 16th ब्रिक्स समिट कहाँ पे थी, तो वो कजान आपके रशिया में थी, और नेक्स्ट जो ब्रिक्स समिट है उसको होस्ट कौन कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। तो यहां पे जो ब्राजील है इसने 4th ब्रिक्स समिट करी थी, ब्रिक्स की लीडरशिप के बारे में यहां पे बात करी गई है। 25 डिक्लेरेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो उसके ये पॉइंट्स है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तो देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय ऑल द ब्रिक्स कंट्री रिगार्डिंग योर पहलगाम अटैक कि यहां पे हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करना है। सेकंड, एवरी कंट्री एग्रीड कि वी हैव टू फाइनलाइज योर CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT को हमें यहां फाइनलाइज करना है। वी एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर UNSC रिफॉर्म्स बैकिंग इंडिया एंड ब्राजील, तो ये भी चीज हमने करी है। वी क्रिटिसाइज इजराइल US स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो यहां पे हमने इजराइल US स्ट्राइक को ईरान पे जो करा गया था उसको यहां पे हमने क्रिटिसाइज करा है, और यूनाइटेड नेशन में हम वहां पे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और यहां पे ईरान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ईरान इज अ मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स नाउ। Okay, we welcomed Indonesia as 10th member, और now you need to know this कि आपका जो इंडोनेशिया ये 10th मेंबर है, तो 10 के 10 जो मेंबर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसमें एक पॉइंट याद रखने की बात है, सऊदी अरेबिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री, उसको भी 24 में ऑफर किया गया था बट उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा वी हैव 10 न्यू पार्टनर कंट्रीज, तो ये पार्टनर कंट्री जो है यू कैन कॉल देम एज ऑब्जर्वर कंट्रीज, और इसमें क्यूबा, नाइजीरिया, थाईलैंड आर सम एग्जांपल्स। तो बहुत सारी 10 कंट्रीज हैं, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओके, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये लास्ट ईयर ही क्लैट का क्वेश्चन है, एस पूछा था, फुल फॉर्म क्या, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली इतनी हाई पॉपुलेशन को करेगा बिकॉज इंडिया और चाइना जो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस 2 कंट्रीज हैं वो उसमें ही रिप्रेजेंटेड होती हैं। इसका बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो वी वांट टू क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो सिर्फ वी डोंट वांट कि सिर्फ एक ही सुपर पावर हो या ये बाइपोलर बन जाए, 2 सुपर पावर जैसे कोल्ड वॉर एरा में था US और यूएसआर के केस में, दैट वी डोंट वांट, वी वांट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और यहाँ पे जो ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, ये अपने आप में अपने आप को पोल बनाना चाहते हैं जिसके अराउंड जो पर्टिकुलर उस एरिया की पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, वो रिवॉल्व कर सके। ओके, एंड नो कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन लेट्स से अ ग्रुप ऑफ कंट्री और 1 or 2 कंट्रीज ओनली। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म वी वांट, साउथ साउथ कोऑपरेशन वी वांट, साउथ साउथ का मतलब है यहाँ पे डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे कोऑपरेट करें, एंड व्हाट वी वांट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑल्सो।
इसके बाद ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक कहां से आया? ब्रिक 2001 में जिम ओ'नील ने यहां पे दिया था। 2009 में ब्रिक की फर्स्ट समिट हुई थी। साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010 मेकिंग इट ब्रिक्स। उसके बाद 23 के जोहान्सबर्ग समिट के अंदर में वी हैड दीस 4 न्यू मेंबर्स। इंडोनेशिया नहीं था, ये 4 हुए थे, सऊदी अरेबिया था जिसने नहीं करा, और अब 2025 में इंडोनेशिया हुआ है। तो ये मैंने उस टाइम भी आपको क्लैरिफाई किया था कि 23 में ये 4 थे और 25 में इंडोनेशिया हैज ज्वाइंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का भी आपसे ब्रिक्स का क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कब इसको होस्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम 2012 में किया था, देन 16 में, देन 21 में जो वर्चुअल थी बिकॉज ऑफ कोविड, एंड नाउ इन 2026 जो है अब वो आपको होस्ट करेगा। तो ये आपकी हिस्ट्री हो जाएगी विथ रिगार्ड टू होस्टिंग ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज कि इंडिया ने अपने एक न्यूक्लियर पुश के अंदर में एक पर्टिकुलर स्टेप लिया है, जिसके अंदर में पहला जो इंडिजिनस रिएक्टर्स हैं उनको यहां पे पास कर दिया गया है, लाइसेंस मिल चुका है। तो ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो गुजरात के अंदर में है, उसमें 2 700 मेगावाट के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स जो इंडिया के अंदर में हमने डेवलप करे हैं उनको हम यहां पे यूटिलाइज करेंगे। तो AERB जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने इसको पर्टिकुलरली अलाउ कर दिया है। दिस वाज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट PHWRs इन इंडिया। ये जो लाइसेंस है ये 5 साल के लिए वैलिड है और NPCIL जो है इसको ऑपरेट करेगा। तो दिस इज रिगार्डिंग योर इंडिजिनस। न्यूक्लियर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो इफ यू रिमेंबर 2 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हम करने वाले हैं। एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट को हम यहाँ पे अमेंड कर रहे हैं सो दैट प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे हम अलाउ कर सके। सेकेंड इज जो हमारा सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, जिसके अंदर में हम कहीं ना कहीं इफ यू नो टॉर्स स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है, हम कहीं ना कहीं वो इंप्लीमेंट कर रहे थे, उसको अब मेलो डाउन करके अब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट पे आ रहे हैं। एट द सेम टाइम सप्लायर जो है उसकी जो लाइबिलिटी है उसको हम यहां पे लिमिट करेंगे। इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड अप टू लेट्स से ऑपरेटिंग अ पर्टिकुलर पावर प्लांट। तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन पे नहीं इंपोर्ट करी जाएगी। हमारा टारगेट है 2047 तक, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को हमें अचीव करना है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, तो इस बार के बजट में हमने 20,000 करोड़ का कॉर्पस जो है वो अलग रखा है, बजट अलग रखा है, जिसके अंदर में हम भारत SMR, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्रमोट करेंगे। सो व्हाट आर दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फैक्ट्री आपके फैक्ट्री में बनके आते हैं और उनको आप यहां पे असेंबल करके एक छोटा न्यूक्लियर प्लांट रन कर सकते हो। यूजुअली जो अभी तक के आपके रिएक्टर्स होते हैं दोज आर वेरी लार्ज इन स्केल, गीगावाट्स में वो बिजली बनाने की कोशिश करी जाती है उनसे, एंड वहां पे उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ग्राउंड्स अप से वहीं की वहीं किया जाता है। ऑन द अदर साइड जब हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाते हैं तो इसमें जो रिएक्टर्स के पार्ट्स होते हैं इनको आप फैक्ट्री में बना सकते हो और फिर उसको असेंबल करके आप कहीं पर भी रन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका SMR बनता है। ओके, बट तो ये पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट पे आते हैं, म्यांमार एथनिक क्राइसिस ड्राइव 4,000 चिन पीपल टू मिजोरम। सो हमने इस बार म्यांमार जो वो न्यूज में बहुत रहा है आपका। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर एग्जामिनर कोई और कंट्री अपार्ट फ्रॉम दोज विच आर यूजुअली न्यूज लाइक US हो गया, रशिया, यूक्रेन या ईरान हो गया, उसके अगेंस्ट में या उसके अलग से कोई कंट्री पे वो फोकस करना चाहेगा तो वो म्यांमार हो सकता है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ आवर नेबर्स। इस बार वहां अर्थक्वेक भी आया था, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिससे बहुत बड़ा वहां पे लॉस भी हुआ, लॉस ऑफ लाइव्स एंड योर मटेरियल। तो इस वजह से म्यांमार पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि म्यांमार के अंदर में फिर से एक एथनिक क्राइसिस वापस से हुआ है और 4,000 चिन पीपल, तो ये एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है, वहां पे फिर से इनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया गया एंड दे हैव रन इनटू मिजोरम। तो बिकॉज मिजोरम से बॉर्डर टच होती है म्यांमार की, तो बहुत सारे जो इस चिन कम्युनिटी के लोग हैं वो मिजोरम में आके एंटर कर चुके हैं। और चिन पीपल जो है म्यांमार में उनको चिन कहा जाता है। इंडिया के अंदर में जो मिजो पीपल हैं वो भी बहुत सारे इस पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर भी आप कह सकते हो कि इनके फैमिलियर रिलेशंस भी हैं, तो इस वजह से दे हैव कम इनटू दिस एरिया। तो म्यांमार के अंदर में राखिन प्रोविंस है। तो इफ यू आर अवेयर, रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी पार्ट बनते थे आपके रखीन एरिया का। तो ये जो पर्टिकुलर इश्यू है ये भी वहीं पर ही हुआ है। 21 मिलिट्री कू हुई थी, उसके बाद से जो रखीन रीजन
रीजन है वो आपका न्यूज में है, बिकॉज जब से मिलिट्री कू है रखिन एरिया जो है वहां पे एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप भी था रोहिंग्या मुस्लिम्स का के एक जो रेडिकल एलिमेंट्स उनका बनाया हुआ, वो लोग मिलिट्री के अगेंस्ट में एक्शन ले रहे थे। तो मिलिट्री ने फाइनली वहां पे एक्शन लिया एंड मिलिट्री वहां पे अब डिफरेंशिएट नहीं कर रही है अमंग सिविलियंस एंड दोस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सबको यहां पे सारे रखिन रोहिंग्या मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ये एक छोटी सी कम्युनिटी है, चिन कम्युनिटी, इनको भी वहां पे टारगेट करा जा रहा है फ्रॉम बोथ साइड। तो ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये तियाऊ रिवर के साइड में रहती है। तियाऊ रिवर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये म्यांमार और मिजोरम के बीच में बॉर्डर क्रिएट करता है। अराउंड 510 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो ये एक नेचुरल बाउंड्री या बॉर्डर क्रिएट करता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। यहां पे एफएमआर बात करी जा रही है, वो है आपका फ्री मूवमेंट रजीम। जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं ऑन बोथ साइड ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर, वो 16 किलोमीटर बोथ साइड्स में ट्रैवल कर सकती हैं। तो उसी बेसिस पे ये लोग यहां पे एंटर कर पाए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं इसरो चीफ ऑफिशियल स्पीक टू एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। तो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला से इसरो के चीफ और ऑफिशियल्स ने बात करी है। तो उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करा है, तो उसको बोला जाता है हैम रेडियो। तो हैम रेडियो या अमेच्योर रेडियो होता है जो एक नॉन कमर्शियल प्राइवेट कम्युनिकेशन सर्विस है ऑपरेटेड बाय लाइसेंस इंडिविजुअल, जिसमें स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी RFs का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रैवल कर सकते हो इंक्लूडिंग इनटू स्पेस। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके यहां पे किया गया है। तो यहां पे एक वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में के अंडर में आती है, और यहां पे ये पर्टिकुलर जो अमेच्योर रेडियो है या हैम रेडियो की टेक्नोलॉजी है, इसको ये पर्टिकुलर अथॉरिटी है इसको यहां पे रन करती है। यूजुअली ये कहां पे यूज होता है, जब हमें कोई इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक या सुनामी के अंदर में, तब हम इसको यूज करते हैं यूजुअली। ओके, इंडिया के वायरलेस टेलीग्राफ रूल्स के अंदर में इसको कवर करा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रम्प इशू थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रा 10% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन। बट यहाँ पे व्हाई आई एम पॉइंटिंग इट आउट इज कि यहाँ पे आप देखोगे तो यू वुड फाइंड आउट कि मेंबर कंट्रीज कौन से और नई पार्टनर कंट्रीज कौन से। सो एक इसमें आप प्लीज सऊदी अरेबिया को इग्नोर कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया कैन बी इग्नोर्ड राइट नाउ, क्योंकि ना वो अभी पार्टनर कंट्री है ना ही वो मेंबर कंट्री है। तो दीज वर द 5 ओरिजिनल मेंबर्स, देन योर 6, 7, 8, 9, 10। सो दीज 10 आर द मेंबर कंट्रीज, और ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं दीज आर द मेंबर कंट्रीज। सो इफ यू वांट टू नोट डाउन द 10 मेंबर कंट्रीज, यू कैन नोट डाउन दीज पर्टिकुलर नेम्स। ओके, वेरी सून इट इज पॉसिबल दैट बेलारूस दैट माइट बिकम अ मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो। सो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम आपका ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं फॉस्टरिंग कमिटमेंट टू स्टॉप मैटरनल डेथ्स। तो यहाँ पे MMR, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, उसको यहाँ पे क्वेश्चन करा गया है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम में जब मदर की डेथ होती है और विद इन 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन, तो या तो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई और उसमें डिलीवरी हो गई है, और या फिर बिकॉज ऑफ अबॉर्शन, कुछ भी हो, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड एंड 42 डेज आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन, अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में डेथ होती है तो उसको हम MMR में काउंट करते हैं। तो MMR इन 2017-19 वाज 103, 2019 से 21 में इट इज 93। तो 103 से हम 93 पे आए हैं नेक्स्ट लास्ट 2 इयर्स के अंदर में। बट यहां पे द पॉइंट इज कि ये नंबर जो है अगर डेवलप कंट्री से करा जाए तो इट इज लेस देन 10। यूएस के अंदर में हार्डली यू वुड सी एनी डेट, एनी वर्ल्ड की कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में there is hardly any maternal mortality rate death because of pregnancy issues या because of mismanagement etc. तो अगर हम उनसे कंपेयर करना चाहते हैं, उनसे हम यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, नॉट फाइट compete करना चाहते हैं, तो we would want कि ये 93 ना हो, ये 9.3 पे आए जितना जल्दी हो सकता है। तो उसी कंटेक्स्ट के अंदर में ये टॉपिक या ये आर्टिकल हमने गो थ्रू करा था। नेक्स्ट पे आते हैं बैटलिंग फॉर प्रिवेंशन। तो यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट द वन हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ योर WHO। तो WHO ने यहाँ पे एक वन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके अंदर में इट वाज सेड दैट इफ वी वांट दैट एवरीवन शुड बी हेल्दी, देन वी नीड टू हैव अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट बी, या WHO कैन नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट जस्ट ह्यूमन हेल्थ, हमें एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ तीनों को यहां पे करना पड़ेगा। तो यहां पे WHO या वन हेल्थ इनिशिएटिव जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे नहीं डिपेंडेंट है। ह्यूमन हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनिमल हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फ्लोरा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एनवायरमेंट
ह्यूमन और एनिमल, इन तीनों को हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द वन हेल्थ इनिशिएटिव। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करा हुआ है। नीफा वायरस इन सब के बारे में यह इंफॉर्मेशन है, तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों ये जरूरी है तीनों को एक साथ करना, वो यहाँ पे इस हेल्थ में डिस्कस था। जस्ट रिमेंबर वन हेल्थ इनिशिएटिव जो है ये आपका बेसिकली तीनों में कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया हुआ है और WHO का ये है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया से ट्रेड डील विद US इमिनेंट। तो दिस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूज दिस पर्टिकुलर वीक कि इंडिया और US फाइनली एक ट्रेड डील, शायद एक छोटी ट्रेड डील साइन कर ले। और यहाँ पे हमने डिस्कस करे थे मेन स्टिकिंग पॉइंट्स कौन से हैं। तो दो मेन स्टिकिंग पॉइंट्स है, एक तो इंडिया जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहता है। दूसरा, इंडिया डज नॉट वांट टू ओपन अप इट्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर, स्पेसिफिकली बिकॉज की जो सेकंड केस है डेयरी सेक्टर वाला, इसके अंदर में जो पर्टिकुलर हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन्वॉल्व हैं एंड वो टोटली डेयरी फार्मिंग पे अभी आपके डेयरी फार्मिंग के ऊपर पे डिपेंडेंट है। तो अगर मार्केट ओपन होता है फॉर वेस्टर्न कंपनीज, वेस्टर्न कंट्रीज, तो उस वजह से उनकी जो आप लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होती है एंड दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ कंपटीशन। रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट, GM क्रॉप जो है, ऑल्दो साइंटिस्ट has proved through experimentations and through studies, although not that long term, but still अगर BT cotton की भी बात करी जाए तो it is being commercially used for the last 25-30 years and there has been no health repercussions on health or environment. तो scientists are of the view that genetical modification करने से provided जो अभी current level है उससे कोई भी environmental issue या health issue नहीं होता है and that should be allowed. However, there is public protest against genetically modified crops into our agriculture. इस वजह से हम इसको यहां पे अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं इंडिया टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में। तो ये टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और ये टॉप 5 हैं व्हेन यू इंक्लूड बोथ योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी इंक्लूड कर दिया, इंपोर्ट भी कर दिया, तो मैं एब्सोल्यूट नंबर यहां पे देखता हूं। तो दीज आर द टॉप 5, आपको टॉप 5 पता होने चाहिए। इसके अलावा आई गिव यू एक्स्ट्रा डिटेल्स की टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, कहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, कहां से हम एक्सपोर्ट करते इंपोर्ट करते हैं, वो सब डेटा। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट किन सेक्टर्स में करते हैं, ये पर्टिकुलर डेटा भी हमने कवर करा था। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लैट एज वेल एज इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं, कंट्री वाइड सर्वे रिवील्स डेफिसिट इन स्टूडेंट लर्निंग। तो यहां पे एक सर्वे की बात करी थी, परख RS सर्वे, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, मतलब राष्ट्र पूरे इंडिया लेवल का एक सर्वे है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, पहले से आपका एक NAS सर्वे होता था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसी को रीब्रांड करा गया, उसी को रीनेम करा गया, बट एट द सेम टाइम इसमें हमने कुछ चेंजेस भी करे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि कोई NGO नहीं करती है, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही, गवर्नमेंट का ही ये सर्वे है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करा है। और यहां पे पर्पस है लर्निंग आउटकम को असेस करना इन कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट का मतलब यहां पे ये है कि हम साइंस की बात करेंगे, फॉरेन अफेयर्स की बात करेंगे और मैथ्स की बात करेंगे, इन पे हमारा फोकस रहता है। कौन से ग्रेड्स को हमने यहां टारगेट करते हैं, किन का सर्वे किया जाता है, तो क्लास 3, क्लास 6 एंड क्लास 9 के स्टूडेंट जो होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्टिकुलर ग्रेड लेवल्स, उनसे उसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो टीचर होता है, स्कूल लीडर्स मतलब प्रिंसिपल्स हो गए, अलग अलग ऑफिशियल्स हो गए, उनके लिए फीडबैक लिया जाता है कि हाउ इज देयर परफॉर्मेंस, सो दैट हमें ये भी पता पड़ सके। तो दिस इज रिगार्डिंग दैट। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इसमें पंजाब थी। टेक अवे क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, बट मैथ्स में, सिविल एनवायरमेंटल अवेयरनेस में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें और फोकस करने की जरूरत है, विच मींस एप्लीकेशन पार्ट जो है, जहां पे मैथ्स में देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी एप्लीकेशन करना, सिविक एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ओके, आपका एनवायरमेंट के बारे में, आपके सोशल आपकी ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, कैसे हु इज अ गुड सिटीजन, ये सब उनका अवेयरनेस कम है। और थर्ड इज यहां पर भी फिर से अप्लाई कैसे किया जाए नॉलेज को, वो यहां पे मिसिंग है। तो हमें करिकुलर रिफॉर्म करने, टीचर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और स्किल ओरिएंटेड लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो न्यूज वाज कि अराउंड 600+ स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल स्कूल जो आपके ट्राइबल एरियाज में क्रिएट करे जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं, उसके अराउंड 600+ स्टूडेंट्स ने IIT एंड नीट के एग्जाम क्लियर करे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो ये एकलव्य मॉडल जो है ये कोई नया मॉडल नहीं है, दिस वाज इनिशिएटेड इन 97-98, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है। देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नोन एज नेस्ट जो इस पर्टिकुलर स्कूल्स को रन करती है, उनको इस पर्टिकुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। एंड एज पर दिस एकलव्य स्कूल, यहां पे द एम इज कि दे वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू
ST स्टूडेंट्स विद 85% सीट रिजर्व फॉर PVTGs एंड योर STs, यानी कि रिमोट एरियाज में हम स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड करना चाहते हैं सो दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एजुकेशन हो सकती है बाय द गवर्नमेंट वो ST स्टूडेंट्स को, PVTGs को यहां पे हम प्रोवाइड कर सके, एंड दे हैव गिवन एक्सेप्शनल रिजल्ट दिस ईयर। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रिक्स नेशंस कंडेम्ड एंड रिजेक्ट यूरोप्स कार्बन बेस्ड इंपोर्ट ड्यूटीज। तो यहां पे जो यूरोपियन यूनियन का CBAM है उसको ब्रिक्स ने क्रिटिसाइज करा है। व्हाट इज दिस CBAM? CBAM स्टैंड करता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से। सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? सो दिस इज बेसिकली अ कार्बन टैक्स जो बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है। तो फॉर एग्जांपल की स्टील सीमेंट का यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री स्टील या सीमेंट को यहां पे इंपोर्ट करता है तो उस पर्टिकुलर इंपोर्टेड स्टील के ऊपर पे CBAM जो एक टैक्स रेट है वो लगाई जाएगी। अब ये टैक्स रेट क्यों लगाई जा रही है? सो बेसिकली स्टील और सीमेंट जो यूरोप के अंदर में फैक्ट्रीज क्रिएट करती हैं, उनको वहां पे बनाती हैं, उन सब कंपनीज को कार्बन टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर कोई इंपोर्टेड गुड है और वहां पे उस पे कार्बन टैक्स नहीं मिलता है तो जो लोकल पर्टिकुलर फैक्ट्रीज है उसको यहां पे डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि उसको तो कार्बन टैक्स पे करना पड़ रहा है और बाहर से जो इंपोर्ट होके आ रहा है उस पे कार्बन टैक्स नहीं है। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन ने, ऑल्दो इट माइट बी विद गुड इंटेंशंस आल्सो, कि दे वांट कि नॉट जस्ट इन यूरोप बट जो सेक्टर्स हैं जैसे स्टील है, सीमेंट है, जो कार्बन इंटेंसिव है, वहां पे कार्बन टैक्स लगना चाहिए सो दैट कंपनीज आर पुश्ड टुवर्ड्स नॉन कार्बन इंटेंसिव योर टेक्नोलॉजी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा है कि इंपोर्टेड गुड्स पे भी CBAM लगाना स्टार्ट कर दिया है सो दैट यहां पे कोई लोकल कंपनी जो है उसको डिसएडवांटेज नहीं हो रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे ये पर्टिकुलर CBAM जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर में कार्बन इंपोर्ट टैक्स लगा गया और जिसको ब्रिक्स ने यहां पे क्रिटिसाइज करा है, कॉलिंग इट यूनिलैटरल। ठीक है, यूनिलैटरल प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेटरी बोला गया है और ये इंटरनेशनल जो रूल्स हैं एनवायरमेंट के एज वेल एज योर ट्रेड के उनको वायलेट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, शिप अरेस्टेड आफ्टर केरला क्लेम्स डैमेजेस, हाउ डू एडमिरल्टी सूट्स वर्क। तो यहां पे एक एडमिरल्टी सूट फाइल हुआ है। तो एडमिरल्टी सूट क्या होते हैं मैंने आपको बताया भी था उस क्लास में, आई रिमेंबर। एडमिरल्टी सूट्स होते हैं जब किसी आपके जो टेरिटोरियल सी होती है, बेसिकली कोस्टल एरियाज में जो रीजन है आपके ये है, तो यहां से लेके यहां तक अगर ये मेरी बॉर्डर है, ये मेरा कोस्टल एरियाज है, तो यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स होता है, इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। अगर इस रीजन के अंदर में कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट होता है, लेट्स से शिप्स के साथ में, या कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट कुछ भी होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो केस फाइल होता है उसको हम एडमिरल्टी सूट बोलते हैं। तो यहां पे केरला गवर्नमेंट ने एडमिरल्टी सूट फाइल कराया है हाई कोर्ट के अंदर में। हाई कोर्ट में क्यों कराया? सो यू शुड नो दिस, एडमिरल्टी सूट का जो पर्टिकुलर ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है वो सीधे हाई कोर्ट में होता है, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं जाते हो, किसी ट्रिब्यूनल में नहीं जाते हो, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट्स को अप्रोच यहां पे करते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल डैमेज बाय MSC ELSA 3, इसकी जो मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी है उसके अगेंस्ट में ये केस पर्टिकुलर फाइल करा गया और कंपनसेशन डिमांड करा गया ऑफ 9,531 करोड़ रुपीस। तो एडमिरल्टी सूट्स किस लॉ के अंदर में आते हैं? सो इट इज अंडर द एडमिरल्टी एक्ट ऑफ 2017, जिसके अंदर में हाई कोर्ट, पहले सिर्फ प्रेसिडेंसी कोर्ट जो ब्रिटेन ने बनाए थे उनके पास में था, आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेसिफिकली 2017 के बाद हमने ये पर्टिकुलर जुरिडिक्शन को, इन कोर्ट्स को भी यहां पे रेफर करना स्टार्ट कर दिया है। जुरिडिक्शन क्या होता है? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम लो वाटर कोस्ट लाइन। तो 12 आपकी कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस तक में इंक्लूडिंग सी बेड, सी ऑयल, एयर स्पेस, वहां पे कोई भी अगर पर्टिकुलर केस होता है उसको एडमिरल्टी केस बोला जाएगा और उसमें डायरेक्टली हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, और ये उसके पास में पावर होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, जस्ट अ वन लाइनर बट एन इंपॉर्टेंट वन। इंडिया का फास्टेस्ट मैन कौन है? तो अब वो अनिमेश कुजूर है, जिन्हों के पास में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों का आपका नेशनल रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, नेशनल रिकॉर्ड है, यानी ही इज द फास्टेस्ट इंडियन एथलीट इन इंडिया राइट नाउ। नॉट जस्ट राइट नाउ, अभी तक जितने भी हुए हैं, अभी तक का रिकॉर्ड था गुरविंदर सिंह का 10.20 का, और अभी जो ग्रीस के अंदर में इनकी एक मीट हुई थी उसमें इनका जो पर्टिकुलर 100 मीटर का रिकॉर्ड है वो अब 10.18 का है, विच इज लेस देन 10.2। तो ये अब फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडिया हो चुके हैं और 100 मीटर 200 मीटर दोनों का इनके पास में पर्टिकुलर रिकॉर्ड है। सेकंड पे आते हैं, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन फॉर विमेन इन बिहार। तो बिहार कैबिनेट ने डिसाइड करा है, सो बिहार के अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें 35% जॉब जो है वो विमेन के लिए रिजर्व थी। हाउएवर इसमें किसी भी स्टेट की विमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। अब यहां पे क्या करा गया है, जो 35% रिजर्वेशन जो विमेन को मिला है वो डोमिसाइल बेस्ड कर दिया गया, विच मींस कि सिर्फ जिनका बिहार में डोमिसाइल है
which means women who are residing in Bihar and who are going to reside in Bihar in the long term, they are the people, they are the women जिनको ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन का बेनिफिट अब फॉरवर्ड किया जाएगा। तो डोमिसाइल रेसिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन के हमने कई केस लॉस को डिस्कस किया था, प्रदीप जैन करा था, जो रेसिडेंस और डोमिसाइल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दिस कैन नॉट बी द सोल बेसिस, तो प्राइमरी बेसिस कुछ और होगा और डोमिसाइल या रेसिडेंस सेकेंडरी बेसिस हो सकता है। और मैरिट का आपको याद रखना है, कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, जिसमें ये बोला गया था कि आप ब्लैंकेट रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट बेस यहां से सीट डिवीजन भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो मैरिट के अगेंस्ट में जाता है। सुनंदा रेड्डी केस के अंदर में 95 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो। और यहां से फाइनली हमारे पास क्या निकल के आता है कि लिमिट्स क्या हो सकती हैं। आप कर सकते हैं डोमिसाइल रिजर्वेशन, आप प्रोवाइड कर सकते हैं जॉब्स के अंदर में भी, बट वो टोटल एक्सक्लूजन नहीं हो सकता है, इसके अंदर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा जो रिजर्वेशन है प्रोपोर्शनेट और जस्टिफाइड भी होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। सो द कंटेक्स्ट बीइंग कि नेटो के कंट्रीज ने डिसाइड करा है कि बिगिनिंग नेक्स्ट ईयर दे वुड स्टार्ट स्पेंडिंग नॉट 2% ऑफ देयर जीडीपी बट 5% ऑफ जीडीपी ऑन देयर मिलिट्री डिफेंस। सो बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वाज पुशिंग फॉर मोर एक्सपेंडिचर बाय नेटो कंट्रीज एंड बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोपियन कंट्रीज देमसेल्व्स हैव डिसाइडेड कि जो भी नेटो के मेंबर्स है, टोटल 32 मेंबर्स है नेटो में, दे आर गोइंग टू स्पेंड 5% ऑफ देयर जीडीपी बाय 2035। तो 5% 2035 तक वो 26 से स्टार्ट कर देंगे और 2035 तक 5% का गोल करना उनका है। अब यहां पे ये पर्टिकुलर चीज इसलिए करी गई कि डोनाल्ड ट्रम्प वाज पुशिंग कि करंटली नेटो की जो फुल रिस्पांसिबिलिटी, यूरोप की जो पूरी डिफेंस की रिस्पांसिबिलिटी है वो unequally distribute हो रही है, and majorly it is falling upon USA, and USA does not want to have that much responsibility, so it wanted कि यूरोपियन कंट्रीज बढ़ाएं, but maybe because of रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल एंड ईरान वॉर, और इस वजह से भी शायद इन्होंने भी ये सही समझा, जस्टिफाइड समझा कि हमें भी मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री विच इज स्पेन। स्पेन हैज सेड कि इट बिलीव्स दैट 2% ऑफ इट्स जीडीपी एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनफ टू कवर फॉर एक्सपेंडिचर, सो इट हैज डिसाइडेड नॉट टू गो थ्रू विद द एक्सपेंशन। इसके बाद हमने सिपरी रिपोर्ट को यहां पे अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमें ये पता पड़ा कि ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। तो 1988 से अगर कंपेयर करा जाए तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय 10%, विच इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या थे, तो रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान वॉर, इंडिया पाकिस्तान स्कर्मिश, ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग टू इंक्रीजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। फिर हमने यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट डेटा देखा था टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स का, तो यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया आर द टॉप 5, बट अगर मैं नेटो कंसीडर करता हूं इंक्लूडिंग यूएस, तो ये 55% जो टोटल वर्ल्ड का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ नेटो कर रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज है, ये न्यूज क्यों थी, बिकॉज इट हैज फाउंड कि जब भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो पैसा तो उतना ही है, तो कहीं और से पैसे को डाइवर्ट किया जाएगा, और यूजुअली जो पैसा डाइवर्ट किया जाता है मिलिट्री स्पेंडिंग में वो पैसा होता है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जा रहा था या किया जा सकता है। तो इससे पब्लिक वेलफेयर को यहां पे इंपैक्ट पड़ता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, विच बेसिकली मींस कि जो इन्वेस्टमेंट पब्लिक वेलफेयर में होना था वो अब मिलिट्री स्पेंडिंग की तरफ शिफ्ट होता है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर डेवलपिंग कंट्री स्पेसिफिकली। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद नामीबिया। तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स नामीबिया के साइन करे हैं, 2 मेन साइन करे हैं, एक तो इसने नामीबिया ने ज्वाइन करा है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, एंड एक इसने ज्वाइन करा है CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों के दोनों इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, एक बायोफ्यूल को प्रमोट करता है, एक क्लाइमेट, एक डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने को प्रमोट करता है। इसके अलावा नामीबिया हैज बिकम अनदर कंट्री which has adopted India's UPI, इंडिया का जो UPI है। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI? आई थिंक यहां नहीं गिवन है, तो आप मुझे बता सकते हैं UPI का फुल फॉर्म क्या है। तो UPI जो है वो नामीबिया में अडॉप्ट कर लिया। बहुत सारी कंट्रीज स्टार्टिंग विद नेपाल, भूटान, ऑल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड इट एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। सिमिलरली अब नामीबिया भी UPI को यहां अडॉप्ट कर रहा है। ओके, तो CDRI क्या है आपका, तो 2019 में लॉन्च किया गया था इसको बाय इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिंपली बिकॉज 2019 में इंडिया वाज द कंट्री जिसने इसको इनिशिएट करा था। एंड एज द नेम सजेस्ट, CDRI डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रा, तो यहाँ पे ये जो कोएलिशन ऑफ कंट्रीज है ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये उन पर्टिकुलर रिसर्चेस को फंड करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजास्टर से रिजिलिएंट हो, डिजास्टर के बावजूद वो अपने आप को स्टैंड कर सके, उनको यहाँ पे ये प्रमोट करते हैं। तो यहां पे आप इसका पर्पस भी देख सकते हो। मेंबरशिप हमें इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू शुड नो इसका सेक्रेटेरिएट कहां है, न्यू दिल्ली के अंदर ही है।
Next is Global Biofuel Alliance. Again, this is important for us because this is also an initiative of India, और इंडिया इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर में जो बायोफ्यूल के बिगेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर्स है, उन सबको एक साथ लाना चाहता है सो दैट हम बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज को यहां पे प्रमोट कर सकें। बायोफ्यूल इंडस्ट्री जो है इट इज इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया बिकॉज स्टिल इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में डोमिनेट करता है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इफ वी वांट कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको हम डबल कर सके, लेट्स से फ्यूचर में ट्रिपल भी कर सके, तो उसके लिए वी वुड वांट कि एग्रीकल्चर की सर्विसेज को, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को हम मोनेटाइज कर पाएं। और उसी बेसिस पे 23 में G20 के साइडलाइंस जो न्यू दिल्ली में हुई थी उसमें हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को यहां पे लॉन्च करा था। नेक्स्ट पे आते हैं इन इंडियाज ग्लोबल साउथ आउटरीच गिव एंड टेक एंड अ डेलिकेट बैलेंस। तो यहां पे कहीं ना कहीं इंडिया जो अपने फॉरेन पॉलिसी में डेलिकेट बैलेंस करके रखता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पावर ग्रुप्स नाउ। एक is led by US, one is led by your Russia and China on one side and US and your European countries on the other side। तो एक इजराइल को सपोर्ट कर रहा होगा, तो एक ईरान को कर रहा होगा, एक यूक्रेन को कर रहा है, तो एक रशिया को कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इंडिया जो है इट इज समवेयर इन द मिडिल, तो वो इस ग्रुपिंग का भी पार्ट है और इस ग्रुपिंग का भी पार्ट है। तो यहाँ पे जो ये डेलिकेट बैलेंस किया जा रहा है उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे कि ब्रिक्स की जब बात करी जाए तो ब्रिक्स के अंदर में इंडिया ने ग्रेव कंसर्न शो करा था ओवर गाजा वायलेंस। ओके, ब्रिक्स समिट के अंदर में इट कंडेम्ड इजरायली मिलिट्री एक्शन इन गाजा। ईरान में जाके ब्रिक्स में उन्होंने कंडेम करा यहां पे इजरायली अमेरिकन स्ट्राइक्स ऑन पर्टिकुलर ईरान। इसके बावजूद ब्रिक्स के अंदर में इट वाज एबल टू गेट अ डिक्लेरेशन अगेंस्ट पहलगाम टेरर अटैक। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे तो वो बेसिकली गाजा वायलेंस के लिए कंसर्न रेस कर रहा है, इजराइल के अगेंस्ट में आ गया, इजराइल के मिलिट्री एक्शन को ब्रिक्स कंडेम कर रहा है, उसमें इंडिया का भी सिग्नेचर है। बट एट द सेम टाइम जो बाकी के फॉरम्स है वेस्ट कंट्रीज में या ऑन ग्लोबल फॉरम्स हुए, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे इजराइल को वो डिफेंड कर रहा होता, और अगर डिफेंड नहीं कर रहा होता है तो इट इज बेसिकली गिविंग अ न्यूट्रल स्टैंड जो इस पर्टिकुलर केस में इजराइल के फेवर में जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं मेजरिंग इन इक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी के बारे में आपकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इक्वल सोसाइटी, फोर्थ मोस्ट इक्वल सोसाइटी भी है आफ्टर 3 कंट्रीज ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। तो ये 3 कंट्रीज सबसे ज्यादा इक्वल बताई गई हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। उस बेसिस पे इंडिया फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है, बट वी ऑल्सो नो दिस कि दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। तो बहुत बार क्या होता है, आप डेटा क्या चूज करते हो उस बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंट आ सकता है, आपका आउटकम भी डिफरेंट हो सकता है। तो वर्ल्ड बैंक की ये पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ करके है जिसमें इंडिया को का गिनी इंडेक्स जो है वो 25.5 आया है। तो जिनी जो आपका इंडेक्स होता है ये जितना ज्यादा कम होता है उतनी ही कम इनइक्वालिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे इंडिया का स्टेटस देखते हो तो इंडिया के स्टेटस के अंदर में इंडिया का जो जीआई है वो बहुत कम आता है। ओके, यहां पे आता है जिन इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, तो ये इनइक्वालिटी करता है। लाइक आई टोल्ड यू, जितना कम होगा उतनी कम इनइक्वालिटी होगी। तो 0 इज परफेक्ट इक्वालिटी, 1 इज मैक्सिमम इनइक्वालिटी। और यहां पे जो पर्टिकुलर आपका इंडेक्स है इसको करा जाता है ऑन द बेस ऑफ कंजम्पशन बेस्ड जिनी। अब यहां पे जो कंजम्पशन बेस्ड आपका ये इंडेक्स है इसमें इनकम बेस्ड नहीं है। अब कंजम्पशन बेस्ड के अंदर में इशू क्या होता है, कंजम्पशन बेस्ड सिर्फ आपका एक कंजम्पशन बास्केट लेता है, और अगर आप उस पर्टिकुलर बास्केट को अफोर्ड कर पाते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप हर कोई उसको जो अफोर्ड कर पाएगा वो सेम क्लास ऑफ पीपल में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे इशू ये है कि एक रिच पर्सन भी उस बास्केट को कर सकता है, एक पुअर पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन भी उसको कर सकता है। बट वी नो दिस, इट डज नॉट मीन कि दोनों के बीच में इनइक्वालिटी नहीं है, या फिर अगर यहां पे बात करी जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की या अमाउंट ऑफ वेल्थ विच दे पॉसेस, उसके अंदर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पे एक सजेशन आपको दिया गया है, सजेशन दिया गया है कि हम यहां पे यूज करें पाल्मर रेशियो, जो बेसिकली कंपेयर करता है टॉप 10% को वर्सेस बॉटम 40-50। तो जब हम टॉप 10% की इनकम को मेजर करते हैं और बॉटम 40-50 करते हैं, देन वी कम अक्रॉस द रियल इनइक्वालिटी। तो जब हम कंजम्पशन बेस्ड जिनी करते हैं तो उसमें इश्यू क्या होता है, एक तो रिच पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे, तो उनका क्या लेवल ऑफ कंजम्पशन है, एक्चुअल कंजम्पशन है, वो हमें नहीं पता पड़ता है। अल्ट्रा रिच इसमें मिस हो जाता है, रैंडम सर्वे होता है तो नॉट जस्ट अल्ट्रा रिच, मैनी
many poor people are also missed out on this particular thing. तो ट्रू इनइक्वालिटी होती है जिसका प्रॉपर मेजर, वैसे तो इनइक्वालिटी मेजर करना इज वेरी टफ, बट उसका ट्रू इनइक्वालिटी आप ये कह सकते हो कंजम्पशन बेस्ड जीनी में नहीं हो सकता है. सो इट इज नॉट राइट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्वे को यूज करे टू जस्ट शोकेस कि इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी इक्वल कंट्री. बिकॉज इनइक्वालिटी अगर होती है तो सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी सब पे इंपैक्ट पड़ता है. और फ्यूचर में ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी होती है ये रेवोल्यूशन में भी टर्न हो सकती है. जैसे हमने आपके अरेबियन कंट्रीज के अंदर में, आपके जो अरब कंट्रीज हैं जहां पे अरब स्प्रिंग आई थी, इफ यू वांट टू नो मोर जस्ट सर्च फॉर अरब स्प्रिंग, यू वुड नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं. सो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स इन दोस कंट्रीज, वहां पे भी एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस हुए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में. एक कंट्री से वो स्प्रेड होता स्टार्ट हो गया एंड अब जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप है उस कंट्रीज के वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं. सो इफ यू वांट कि यहां पर भी एक सस्टेनेबिलिटी बनती रहे, स्टेबिलिटी रहे हमारे इकोनॉमी के अंदर में, हमारी पॉलिटी के अंदर में, सो वी वांट कि इनइक्वालिटी जितनी कम हो उतना बेटर रहेगा. नेक्स्ट पे आते हैं. सेंटर इज येट टू डिसाइड ऑन अपडेटिंग एनपीआर अलोंग विद सेंसस 2027. तो एनपीआर क्या है? तो एनपीआर इज योर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. फर्स्ट टाइम 2010 में हमने इसको क्रिएट किया था, लास्ट इसको अपडेट किया था 2015-16 में. एंड एज अ नेम सजेस्ट, इसके अंदर में जितने भी इंडियन रेसिडेंट्स है उनका ये पर्टिकुलर रजिस्टर होता है, सबका नाम इसके अंदर में होता है. 2011 के अंदर में फेज 1 में हमने इसको कलेक्ट करा था. अभी तक ये चीज डिसाइड नहीं हुई है कि हमें एनपीआर को भी साथ में अपडेट करना है या नहीं करना है. एनीवे ये पर्टिकुलर जो एनपीआर होता है सिटीजनशिप एक्ट में हम करते हैं और इसको बाद में पब्लिश किया जाता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ को शेयर भी किया जाता है. सेंसस 27 की प्रिपरेशन इनिशिएट हो चुकी है. एनपीआर को हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो हमें अभी नहीं पता है. नेक्स्ट पे आते हैं. इंडिया प्लेड की रोल इन ब्रिंगिंग आउट FATF रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग. तो FATF जो है उसका मेनली काम ही होता है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पे वर्क करके दे. और इसने जुलाई 25 की जो इसकी रिपोर्ट आई थी उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और इसके अंदर में इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसने FATF की बहुत हेल्प करी है टू कंपाइल पर्टिकुलर डेटा. तो यहाँ पे जो टेक्निकल हम हेल्प कर सकते हैं वो सब हमने करी है और उस बेसिस पे हमने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट में हेल्प करी है. तो यहाँ FATF के बारे में इंफॉर्मेशन है. FATF इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अच्छे से करनी है. 1989 में इसको पब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था G7 ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए ये पर्टिकुलर आपका फंक्शन करती है. बेसिकली इसका काम क्या है? टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने का. 40 मेंबर्स इंक्लूडेड है, इसके पार्ट है इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर कंट्री. हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर में है. इंडिया बिकेम अ मेंबर इन 2010. नेक्स्ट पे आते हैं. इंडिया अफ्रीका मस्ट वर्क साइड बाय साइड सेज पीएम इन नामीबिया. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज ऑन अ 4-day टूर टू डिफरेंट कंट्रीज. तो नामीबिया में व्हेन ही वेंट देयर ही वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो बहुत सारे सिविलियन अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द सिविलियन अवार्ड्स आल्सो. तो इस बार जो इस कंट्री का नामीबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस. तो वेलविशिया मिराबिलिस इज द नेशनल प्लांट ऑफ नामीबिया और उसी के नाम पे इनका सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है जो अब मोदी जी को यहाँ पे अवार्ड किया गया है बाय प्रेसिडेंट नेटुम्बो नंदी डाइटवा. सो वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस बट दैट इज द नेम ऑफ द नामीबियन लीडर. नामीबिया के बारे में इंफॉर्मेशन है. सो नामीबिया के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास थ्रू हिट होता है. कौन कौन सी इसकी कंट्रीज हैं, लैंड बाउंड्रीज क्या है, मैरीटाइम बाउंड्रीज किसके साथ है, ऑल ऑफ दिस इज डिस्कस्ड हियर. इसके बाद आते हैं आधार, एपिक और राशन कार्ड जो है इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको करना पड़ेगा. सो अगेन कनेक्टेड विद द फर्स्ट न्यूज, वहां पे क्या इश्यू था? आधार को अलाउ नहीं किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसने बोला है कि आपको आधार भी अलाउ करना पड़ेगा. जो एपिक होता है, एपिक स्टैंड्स फॉर योर इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो गया और राशन कार्ड हो गया, ये सब प्रूफ हो जाएंगे आपके फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये चीज आपको अलाउ कर. नेक्स्ट पे आते हैं जोनल काउंसिल नाउ इंजन्स ऑफ कॉपरेशन एंड नॉट जस्ट डिस्कशन फोरम सेज शाह. तो जोनल काउंसिल भी एक आपके बॉडीज हैं. रिमेंबर दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. 5 जोनल काउंसिल्स हैं इंडिया के अंदर में. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमने 56 में किया था उसके बाद में डिफरेंट हमारे कंट्रीज की स्टेट्स को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया था और उन सब स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, कैसे वो एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसको लेके हमने ये स्टेट जोनल काउंसिल्स क्रिएट करे हैं. कितने हैं? 5 हैं. एक है
आपका नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जिसमें ये पर्टिकुलर स्टेट्स और यूटीज आती हैं। देन यू हैव सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोनल काउंसिल। तो यहाँ पे ये 5 जोनल काउंसिल हो जाएंगे। कौन चेयर करता है इस जोनल काउंसिल को? तो इट इज चेयर्ड बाय योर होम मिनिस्टर जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? तो रोटेशन पे जो चीफ मिनिस्टर ने डिफरेंट आपके स्टेट्स के, दे आर द वाइस चेयरपर्सन। इसके अलावा वी हैव अ स्पेशल काउंसिल, तो एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी है जो एक स्पेशल काउंसिल है, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द 5 काउंसिल। जोनल काउंसिल का ये पार्ट नहीं है, सेपरेट एक्ट से बनाया गया था, तो इसलिए ये अलग हो जाता है। और इसमें जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, ये पर्टिकुलर स्टेट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पार्ट होते हैं। इनका पर्पस क्या है? तो पर्पस बेसिकली इंटर स्टेट कोऑपरेशन और कैसे ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सेंटर आइडेंटिफाइज डोमेस्टिक फॉर्म फॉर S-400 मेंटेनेंस। तो S-400 जिसको हमने S-400 ट्राइम जो हमने रशिया से लिया था, और दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड आपका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज करा है। दिस इज द लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल SAM मिसाइल सिस्टम। तो LRSAM भी अगर आप पढ़ो तो वो सेम ही बात होती है। मैन्युफैक्चरर इसका अल्मास आंते जो रशियन कंपनी है, और इंडिया में इसको कौन करेगा उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। इंडिया ने 5 इसके पर्टिकुलर बैटरीज मतलब ये पर्टिकुलर जो यूनिट को जैसे बैटरी कहते हैं, 5 बैटरीज करी थी, कुछ डिलीवरी हो चुकी हैं, कुछ को अभी बाकी हैं, तो बाकी की भी हमारे पास हो जाएंगी। कैपेबिलिटी क्या है? तो S-400 इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी रेंज है अप टू 400 किलोमीटर। एल्टीट्यूड कवरेज मतलब हाइट कितनी कवर है? 30 किलोमीटर तक ये पर्टिकुलर उसको टारगेट कर सकता है। अराउंड 36 एरियल टारगेट्स को ये साइमल्टेनियसली ट्रैक और डिस्ट्रॉय, यानी एक साथ आप 36 मिसाइल, ड्रोन्स, इन सबको टारगेट कर सकते हो। एयरक्राफ्ट है, ड्रोन्स है, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स है, स्टील जेट्स हैं, इन सबको भी करा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई S-400 वर्ल्ड का सबसे केपेबल आपका एयर डिफेंस सिस्टम बन जाता है। इसके अलावा ग्लोबल सिस्टम कौन से? एक आपका थर्ड है। थर्ड इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो यूएस का सबसे एडवांस है, बट S-400 इससे भी ज्यादा एडवांस है। दूसरा द वेरी फेमस आयरन डोम जो इजराइल का है, और इजराइल के लिए ही बनाया हुआ है मेजरली, बिकॉज यहाँ पे जो इजराइल है वो उसको जो खतरा है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल से आता है, तो इट इज मोर बेटर फॉर शॉर्ट रेंज ओनली एज कंपेयर टू S-400 जो लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के लिए भी केपेबल है। इसके बाद इंडिया ने एक अपना खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम रन करा गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। और प्रोजेक्ट कुशा जो है ये DRDO के अंदर में आ रहा है, और हम खुद का, जैसे ये S-400 है, खुद का हम यहाँ पे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं बाय 28-29। 3 टाइप के इंटरसेप्टर मिसाइल से 150, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, तो 3 रेंजेस के हिसाब से हम यहाँ पे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम्स करेंगे, सो दैट हम यहाँ पे हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकें। ओके तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी पूरी इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी हम कवर कर चुके हैं। इफ यू वांट अ डिटेल डिस्कशन तो यस, यू हैव टू गो थ्रू द डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ एवरी डे। माय सजेशन टू ऑल स्टूडेंट जिनके पास में टाइम कम है, डू नॉट गो बैक टू दिस डेली न्यूज एनालिसिस, बिकॉज अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है। इन फ्यूचर वी माइट कम अप विद सम कंपाइलेशन, तो उन कंपाइलेशंस को आप गो थ्रू कर सकते हो, तो उससे भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि अगर बाई चांस आप वीकली रैपअप देख सकते हो तो वीकली रैपअप तो आप एटलीस्ट कवर करें ही, और उसके बाद मेक श्योर कि अब से आपका बैकलॉग कोई क्रिएट ना हो। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।